हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेन जॉनसन की बहुत ही फेमस कॉमेडी वोल्पोनी की। दोस्तों, इसको 1606 में फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था और 1607 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया। ये बेन जॉनसन की सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाने वाली, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कॉमेडी है और जैकोबियन एरा में सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाने वाली कॉमेडी में से एक है। बेन जॉनसन ने इसको एक सटायर के रूप में लिखा है, जिसमें बेन जॉनसन ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इंसान ग्रीड और लस्ट में एक दूसरे को अपना शिकार बनाते रहते हैं। ये प्ले शुरू होता है वोल्पोनी से। दोस्तों, वोल्पोनी का सबटाइटल द फॉक्स भी है और इसमें जो भी कैरेक्टर हैं वो इटालियन लैंग्वेज से लिए गए हैं, जिनके माने दूसरे होते हैं। जैसे कि वोल्पोनी है, इसके माने फॉक्स के आते हैं। फॉक्स की चालाकी को हम देख सकते हैं। इसका नौकर और इसका गुलाम, जिसको इसने अपने बेटे की तरह पाला है, मॉस्का, इसके माने पैरासाइट के आते हैं, फ्लाई के आते हैं। तीसरा कैरेक्टर आप देख सकते हैं वोल्टोर, इसके माने आते हैं वल्चर, जो गिद्ध होता है, जो दूसरे की चीज़ पर हमेशा निगाह रखता है। ऐसे ही नेक्स्ट कैरेक्टर कोरबेशियो को आप ले सकते हैं। कोरबेशियो के माने रेवन, जो कौवा होता है, उसके आते हैं, जो अपनी चीज़ पर अपना ही हक जताना चाहता है, दूसरे का हक बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये बात हम कोरबेशियो के साथ देख सकते हैं, जिसने अपने बेटे को भी अपनी जायदाद से बेदखल किया हुआ है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कोरविनो। कोरविनो के पास दोस्तों एक ब्यूटीफुल वाइफ है सीलिया, लेकिन इसको उसका भी इतना ख्याल नहीं है जितना ख्याल ये वोल्पोनी की प्रॉपर्टी का रखता है। इसके माने भी रेवन के ही आते हैं। इसी तरह से एक माइनर कैरेक्टर है लेडी वुडबी, जिसके माने आते हैं पैरट, जिसको बोलने की आदत होती है। तो इस तरह से कैरेक्टर्स हैं, इटालियन लैंग्वेज से लिया हुआ है सब कैरेक्टर्स को। तो कहानी को हम शुरू कर लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है वोल्पोनी के घर से। दोस्तों, वोल्पोनी काफ़ी रिच पर्सन है, काफ़ी पैसा और सोना इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ में ये है कि इसके कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, जिसकी वजह से जो इसके आस पड़ोस के लोग हैं उनकी निगाह हमेशा वोल्पोनी की प्रॉपर्टी और वोल्पोनी के सोने पर होती है। और वोल्पोनी भी चूंकि फॉक्स है, लोमड़ी है, इसको इन सब बातों का इसको अच्छे से पता है। जब प्ले शुरू होता है तो यहाँ पर भी वोल्पोनी अपने सोने की, अपने पैसों की पूजा कर रहा है। ठीक है, ये बात जानने के लिए कि ये लोग वाकई इसकी प्रॉपर्टी के पीछे हैं या बस ऐसे ही अफवाह है, ये बात चेक करने के लिए वोल्पोनी अपनी बीमारी का और अपनी मौत का बहाना करता है और अपने जो कॉन्फिडेंट नौकर है मॉस्का, उससे ये बात फैलाने के लिए कहता है कि मार्केट में ये बात मशहूर कर दो कि वोल्पोनी बहुत ज़्यादा बीमार है और जल्द ही मरने वाला है। इस बात को सुनकर कोरविनो, कोरबेशियो और वोल्टोर इसके घर पर आते हैं और इसकी तरफदारी का, इसकी तीमारदारी का दिखावा करते हैं। अब यहाँ से काम शुरू हो जाता है मॉस्का का, जो कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ लेना चाहिए। दोस्तों, मॉस्का यहाँ पर अपना काम इस तरह से शुरू करता है कि ये लोग जैसे ही वोल्पोनी के पास आते हैं, उसकी तीमारदारी के पास आते हैं, तीमारदारी के लिए आते हैं, तो मॉस्का अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लानिंग से इनको चाल चलता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें कोरबेशियो की, कोरबेशियो का अपना एक जवान बेटा बुनेरियो है। ठीक है, जब कोरबेशियो वोल्पोनी के पास आता है तो मॉस्का उसको बताता है कि देखिए, मेरे मालिक तो जल्द ही मरने वाले हैं, तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद तुम्हारे नाम करें, तो सबसे पहले तुम्हें ये काम करना होगा कि अपने जवान बेटे बुनेरियो को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना होगा और अपनी सारी जायदाद मेरे मालिक वोल्पोनी के नाम करनी होगी। अगर तुम ये काम कर दोगे तो मेरे मालिक वोल्पोनी अपनी जायदाद और तुम्हारी जायदाद दोनों ही तुम्हें वापस कर देंगे, इस बात से खुश होकर कि तुम वाकई मेरे मालिक की ज़िंदगी के बारे में सोचते हो और मेरे मालिक से वाकई तुम मोहब्बत करते हो। तो ये चाल चली है मॉस्का ने कोरबेशियो के साथ में, उसके बेटे को बेदखल करने के लिए और दूसरा उसकी जायदाद अपने मालिक के नाम करने के लिए। ठीक है, ये चाल आपको याद रखनी है। दूसरी जो उसकी साजिश है, उसकी प्लानिंग है, वो बुनेरियो को भी नहीं छोड़ता।
वो बुनेरियो से भी अलग में बात करता है और बुनेरियो से कहता है कि क्या तुम्हें ये बात नहीं पता चली कि तुम्हारे फादर कोर्बेशियो तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं? इस बात का तो तुम्हें पता होगा। बुनेरियो कहता है कि नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं पता है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा ही है, तुम्हारे फादर तो तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं। तो इस बात को सुनकर बुनेरियो तो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि अकेला बेटा है कोर्बेशियो का, और कोर्बेशियो की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो भी मरने के करीब है। और अगर आप इसको ऐसे कहें कि कोर्बेशियो की उम्र तो वोल्पोनी से भी ज़्यादा है, लेकिन वोल्पोनी की मौत के बारे में कोर्बेशियो सोच रहा है, अपना उसका कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, वो सोचता है कि मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा होगी, मैं तो लगता है कि अपने बेटे से भी ज़्यादा जीऊँगा। आज भी ज़िंदगी को इस तरीके से देखता है कोर्बेशियो। तो बुनेरियो को ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है और मॉस्को उसको कहता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं लग रहा, मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है, तो तुम मेरे घर पर फला टाइम पर आ जाना। तो ये टाइम आपको याद रखना है, वो उसको आने का टाइम दे देता है अपने घर पर कि तुम वोल्पोनी के घर पर इस टाइम आ जाना। ठीक है, और यही सेम टाइम वो कोर्बेशियो को भी दिया हुआ होता है कि तुम फला टाइम मेरे घर पर आ जाना और अपने बेटे को तुम्हें बेदखल करना होगा मेरे सामने और लिख कर देना होगा। तो दोनों को उसने सेम टाइम दे दिया है। एक तरफ तो ये प्लानिंग उसके काम कर रही है। ठीक है, दूसरी ओर मॉस्का वोल्पोनी को बताता है, क्योंकि कोर्विनो भी वहां पर आया है उसकी तीमारदारी के लिए, उसकी इयादत के लिए। तो मॉस्का ये तो बात करते हैं, बाद में जब ये लोग चले जाते हैं तो मॉस्का और वोल्पोनी बात करते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं इन लोगों का। तो मॉस्का बताता है वोल्पोनी को कि हुजूर, ये जो कोर्विनो है ना, इसकी वाइफ बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है इसकी वाइफ। तो ये बात जानने के लिए वोल्पोनी तो बेचैन हो जाता है, ठीक है, कि हम इसकी वाइफ को ज़रूर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मॉस्का मना करता है कि देखिए, उसकी वाइफ पूरी तरह से बाउंडेशंस में है और कोर्विनो उस पर पूरी तरह से लिमिटेशन रखता है, बाउंडेशन रखता है। उसको इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने घर से बाहर निकल कर किसी अजनबी आदमी से बात कर ले, तो आप उसको कैसे देखोगे? ये बात वोल्पोनी अपने लिए छोड़ लेता है कि ये काम मेरा है कि मुझे उससे कैसे देखना है, लेकिन ये काम मुझे करना है। ठीक है, वोल्पोनी के कहने पर मॉस्का और उसका जो दूसरा सर्वेंट नौकर है नैनो, ये तीनों लोग वहां पर चले जाते हैं और ये रूप लेकर जाते हैं माउंट बैंक का। दोस्तों, माउंट बैंक उन लोगों को बोलते हैं जो कि तेल, माजून और दवा, इस तरह के मंजन वगैरह जो लोग बेचते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह इस तरह के लोग बैठे रहते हैं शहरों के अंदर, चौराहों पर। अब तो खैर नहीं है, पर रहते थे। तो ये माउंट बैंक बनकर वहां पर चला जाता है। और यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि ये जो वोल्पोनी है ना, ये कौन आर्टिस्ट है? ये कौन आर्टिस्ट है? इतना जो इसने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, ये कौन आर्टिस्ट है? अब सवाल है कि कौन आर्टिस्ट कौन होते हैं? कौन आर्टिस्ट दोस्तों उन्हीं लोगों को कहते हैं जो सब काम कर लेते हैं। कहीं गए वहाँ खेल दिखा कर आ गए, कहीं गए वहाँ बंदर नचाकर पैसे ले आए कमा के, कहीं और गए वहाँ दवा बेच कर आ गए, कहीं और गए वहाँ कुछ और कर आ गए। यानी इन लोगों को पैसा कमाना होता है। कौन आर्टिस्ट? यानी हर काम करने वाला जो आर्टिस्ट होता है, जहाँ फ़ायदा हो वही काम करा, छोड़ दिया, पैसे ले आए, फिर दूसरा काम करा, पैसे कमाए, फिर आ गए। तो ये एक कौन आर्टिस्ट है? वोल्पोनी को बहुत अच्छे से ये सब तो एक्टिंग आती है, वो सब चीज़ में माहिर है, हर काम उसने किया हुआ है। तो वो कहता है कि ये काम तो मैं कर लूँगा। तो वो यहाँ पर अपनी कौन आर्टिस्ट वाली ट्रिक अपनाता है और वो एक माउंट बैंक बनकर चला जाता है, यानी हकीम टाइप जो होते हैं। वहाँ पर मंजन और ये जो इस तरह के और भी सामान होते हैं, जैसे कि तेल हो गया, मंजन हो गया, दवाइयाँ हो गई, कुछ जड़ी बूटियाँ हो गई। तो ये सब चीज़ लेकर वो अपने दोनों नौकर को लेकर सीधे कोर्विनो के घर के नीचे ही जाकर ठहरता है। ठीक है, वहाँ पर और लोग भी आते हैं कि जब इस तरह का आप कहीं पर मजमा जमाएंगे तो और लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं। लेकिन वहीं पर इसकी जैसे ही इसकी वाइफ आती है कोर्विनो की, सीलिया भी निकल कर आती है कि बाहर कैसा शोर है। तो वो ये बात चेक करने के लिए बाहर निकलते, खिड़की से देखती है तो वोल्पोनी तो उसी को देखना चाह रहा था। तो वोल्पोनी उसको देख लेता है और उससे कहता है कि अरे अपना रुमाल ज़रा मुझे दो। अब जो भी उसने कहा हो, लेकिन वो उससे रुमाल मांग लेता है। अब सीलिया तो बेचारी इस बात को नहीं जान पाती कि चल क्या रहा है। सीलिया उसको अपना रुमाल दे देती है, लेकिन जैसे ही वो वोल्पोनी को रुमाल दे रही होती है, वहां पर कोर्विनो पहुंच जाता है और वो इस एक्टिविटी को अपनी आंखों से देख लेता है।
वो पहले तो इन लोगों को वहां से भगाता है, क्योंकि वोल्पोनी तो ये सब लोग अपना रूप बदले हुए हैं, इन लोगों को वहां से भगा देता है और सीलिया को भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है, बहुत ज़्यादा उसको हैरेस करता है और उसको कहता है कि अब तुम्हें इतनी भी इजाज़त नहीं है कि तुम चर्च जाओ। पहले वो चर्च चली जाती थी, लेकिन अब उसको कॉर्विनो चर्च जाने के लिए भी मना कर देता है कि तुम्हें घर पर ही रहना है और तुमने मेरे यकीन और मेरे विश्वास को तोड़ा है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वोल्पोनी को रुमाल देने की? कुछ तो वजह होगी ना जो रुमाल दिया। ये सब बातें। दूसरी ओर वोल्पोनी ने चूंकि सीलिया की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखा है, तो वो तो बस उसका अब एक तरह से आशिक हो गया है, उसको भुलाए नहीं भुला पा रहा है। और वो मॉस्का से कहता है कि मॉस्का, मुझे किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में मुझे सीलिया चाहिए। मॉस्का इस बात को, क्योंकि ये भी कौन आर्टिस्ट है, ये भी इसी के साथ काम करता था, ये कहते हैं कि ठीक है, इसको भी अपनी प्लानिंग का, अपनी साजिश का हिस्सा बना लेते हैं। और वो कॉर्विनो से कहता है मॉस्का कि देखिए, आपको तो पता है कि वोल्पोनी बहुत ज़्यादा बीमार है और जल्द ही मरने वाला है और मौत के करीब है, कि डॉक्टर ने उसको एक सलाह दी है कि देखिए, वोल्पोनी को बचाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ उम्मीद है कि अगर कोई नौजवान लड़की, कोई यंग लेडी आकर उसकी थोड़ी नर्सिंग करे। नर्सिंग का मतलब ये था कि उसके पास सोए, कि अगर कोई नौजवान लड़की, कोई यंग लेडी उसके पास सो जाए, उसको थोड़ा आराम देने की कोशिश करे, तो शायद वोल्पोनी ठीक हो सकता है। हालांकि शुरू में तो कॉर्विनो ने इस बात से इनकार किया, लेकिन फिर मॉस्का ने उसको बताया कि देखिए, वोल्पोनी तो वैसे ही इतना ज़्यादा बीमार हो गया है कि लगभग वो किसी काम को और किसी एक्टिविटी को करने के मूड में नहीं है और चाहकर भी नहीं कर सकता। बीमारी ने उसको इतना कमज़ोर किया हुआ है। इस बात को सुनकर कॉर्विनो थोड़ा समझ में आ जाती है उसकी बात। वो कहता है कि ठीक है, मैं सीलिया को ही यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मॉस्का भी उसको कहता है कि और कोई भी तो इस काम को लेडी करेगी ही, हम किसी प्रोस्टिट्यूट को भी ला सकते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा होगा कि अगर तुम्हारी वाइफ सीलिया ही करे। भाई, कुछ करना कराना तो वोल्पोनी को रहा नहीं बस की। तो इस बात को वो खुद भी सोच लेता है कॉर्विनो के, ठीक है, अगर वोल्पोनी ठीक हो गया तो वो खुश होकर अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देगा, तो क्योंकि तुमने अपनी वाइफ को भी उसके लिए निछावर करा है। तो वो अपनी वाइफ को जो है लेने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो आपको सीन याद रखने हैं। वहां पर हमने सबसे पहले बात करी थी कोर्बेशियो की, हमने बुनेरियो की बात की। दोनों को टाइम दिया हुआ है इसने कि तुम्हें फला फला टाइम पर आना है, ठीक है। यहाँ पर कॉर्विनो को भी इसने कह दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि कॉर्विनो को ये टाइम नहीं दिया कि उसको आना किस टाइम है। कॉर्विनो वहां से चला जाता है कि ठीक है, मैं सीलिया को लेकर आ जाता हूं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो सीलिया को लेकर आता है घर पर, तो उससे पहले ही ये उसी टाइम लेकर अपनी वाइफ सीलिया को आता है जो टाइम इसने पहले से ही बुनेरियो को दिया हुआ है। यानी मुलाकात होनी थी ना दोनों की, उससे पहले उसने वो टाइम दिया था कोर्बेशियो को कि तुम अपने बेटे को बेदखल करना होगा, फला टाइम मेरे घर पर आना, कागजों पर साइन करना और बिल्कुल पूरी तरह से बेदखल करना है, ठीक है। वही टाइम उसने बेवकूफ़ ने दिया हुआ था बुनेरियो को, क्योंकि उसको भी दिखाना था कि तुम अपनी आंखों से देख लेना कि तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसको भी वही टाइम दिया था। अब उसी टाइम पर ये कॉर्विनो भी अपनी वाइफ सीलिया को लेकर आ जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू हम कर ही रहे हैं। तो जैसे ही इन दोनों का टाइम होता है, बुनेरियो वहां पर पहुंच चुका है ना। सबसे पहले बुनेरियो वहां पर पहुंच जाता है और बुनेरियो को वो जो है मॉस्का एक चारपाई के नीचे एक जो है उसको भेज देता है कि तुम फला जगह छुप जाओ और तुम्हें छुपे रहना है, ठीक है। तुम्हें छुपे रहना है, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखते रहना है वहीं से, ठीक है। अब वहीं पर कोर्बेशियो आता, इससे पहले ही वहां पर कॉर्विनो अपनी वाइफ सीलिया को लेकर आ जाता है। टाइम तो था कोर्बेशियो के आने का, लेकिन वहां पहुंच चुका है कॉर्विनो, ठीक है। अब जब कॉर्विनो वहां पर आया है तो मॉस्का ने इसको तो छुपा दिया बुनेरियो को कि तुम छुप जाओ, क्योंकि दोनों को सामने तो ये ला नहीं सकता, दोनों के अलग अलग है दोनों। तो वो छुपा हुआ है इधर सीलिया को, जब वो कॉर्विनो छोड़कर जा रहा होता है तो सीलिया बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है और जाने की गुहार करती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, आप कैसे आदमी हो कि मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो, एक अजनबी आदमी के पास छोड़कर जा रहे हो, कल तक तो तुम मुझे घर से बाहर झांकने के लिए भी मना करते थे, आज क्या हुआ। लेकिन ये सब बातें शायद कॉर्विनो पर असर नहीं कर रही थी, क्योंकि इस समय उसको सीलिया नहीं बल्कि प्रॉपर्टी की भूख ज्यादा थी। कॉर्विनो उसको इसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है और सीलिया
जिसके पास जो है वोल्पोनी आ जाता है, क्योंकि वो बीमार तो है नहीं, वो फौरन इसके पास आता है और इससे कहता है कि देखिए कॉर्विनो के पास जो कुछ भी है उससे कई गुना मेरे पास है। मैं तुम्हें हर वो फैसिलिटी दूंगा, हर वो लग्जरी दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हें पूरी तरह से आज़ादी दूंगा जो कॉर्विनो के पास नहीं है, पूरी तरह से तुम्हें पैसे दूंगा और हर तरह की फैसिलिटी दूंगा। लेकिन तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हें मेरे साथ सोना है, ठीक है। लेकिन बेचारी सीलिया तो इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, ठीक है। ये बात अभी जो है चली रही थी, अभी कोई इसमें पूरी तरह से अभी इनमें आप कहें कि फोर्स नहीं था, सीलिया की मर्जी ली जा रही थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। लेकिन सीलिया जब मना करती रहती है तो वोल्पोनी आखिरकार ये फैसला कर लेता है कि सीलिया शायद ऐसे तो नहीं मानेगी, अब इसके साथ फोर्सली रेप करना होगा। तो वोल्पोनी उसकी तरफ झपटता है ताकि वो उसके साथ रेप करे। अब आपको याद है कि वहाँ बुनेरियो तो छुपा हुआ है। अब बुनेरियो ये सब देख रहा होता है तो बुनेरियो वहाँ से निकलकर सीलिया को बचा लेता है, ठीक है। वहाँ सीलिया को बचा लिया गया है। अब ये दोनों, सीलिया और बुनेरियो, ये दोनों कोर्ट में मामले को दायर कर देते हैं। ये जो केस है इसको कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही होती है। अब कोर्ट में आपको तो ये पता ही है कि वोल्टोर, जो हमने जिक्र किया था कैरेक्टर में, वो एक वकील है। अब यहाँ मोस का ये चाल चलता है वोल्टोर के साथ में कि वोल्टोर, अगर तुम्हें वाकई संपत्ति चाहिए जो है वोल्पोनी की, तुम्हें किसी भी हालत में इस केस को जीतना है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरे कैरेक्टर हैं जैसे कि कोरबेशियो का बेटा बुनेरियो केस लड़ रहा है अगेंस्ट वोल्पोनी की, जबकि कोरबेशियो से मोस का कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें वोल्पोनी के साथ में केस लड़ना होगा, यानी अपने बेटे के खिलाफ तुम्हें गवाही देनी होगी, ठीक है। तो कोरबेशियो अपने बेटे बुनेरियो के खिलाफ गवाही देकर वोल्पोनी के पक्ष में ही बात करता है कि सर वोल्पोनी तो बीमार चल रहा है, ये कैसे ये सब कर सकता है, ठीक है। यहाँ ये क्लियर हो गया आपको। दूसरी तरफ जो सीलिया और बुनेरियो, क्योंकि सीलिया के साथ में रेप होने वाला था तो वो तो अगेंस्ट है वोल्पोनी के, तो उसका जो हस्बैंड है कोरविनो से भी मोस का ये कहता है कि देखिए अगर तुम्हें भी प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें अपनी वाइफ के खिलाफ बोलना होगा। तो कोरविनो भी अपनी वाइफ के खिलाफ बोलता है, सीलिया के खिलाफ बोलता है कि देखिए हुजूर, मेरी वाइफ शायद पागल हो गई है और इससे पहले भी वो दूसरे मर्दों के साथ में इस तरह से कर चुकी है, फंसा चुकी है, तो शायद वो इसी तरह से तुम्हें भी फंसाना चाह रही है। और ये गवाही वो कोर्ट में दे देता है। अब जब ये सब हो जाता है तो वहाँ से वोल्पोनी को जो है बरी कर दिया जाता है। लेकिन अभी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, बल्कि अभी इन लोगों को वहाँ से भेज दिया जाता है कि तुम जाओ, अभी फ़िलहाल के लिए तुम बरी हो। तो यहाँ पर अब ये होता है, अब चूंकि वोल्पोनी वहाँ से बरी हो चुका है, अब इसके दिमाग में एक और शरारत सोचती है। वो कहता है अपने नौकर मोस्का से कि मोस्का चलो अब एक और चाल चलते हैं, अब तक तो मैं बीमारी का बहाना कर रहा था, अब ये करते हैं कि तुम ये खबर मशहूर कर दो, ये खबर फैला दो कि वोल्पोनी मर गया, अब तुम मेरे मरने की खबर फैलाओ। अब मोस्का ये खबर फैला देता है कि देखिए वोल्पोनी तो मर गया है, और वोल्पोनी वहाँ से किसी जो है एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता है, कहीं दूर निकल जाता है। और ये बात जानने के लिए सब लोग उसके यहाँ पर आते हैं, चूंकि कोरबेशियो, कोरविनो, वोल्टो ये सब लोग तो उसके पीछे थे इसकी प्रॉपर्टी के, तो वो फौरन आते हैं कि देखिए प्रॉपर्टी का क्या हुआ। अब वो निकल गया वोल्पोनी वहाँ से, और मोस्का को फिलहाल अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनाकर चला गया है, ठीक है। अब मोस्का तो अब चूंकि उसके हाथ में प्रॉपर्टी है, तो मोस्का सोचता है कि यार कितना मजा आ रहा है कि एक मालिक की जिंदगी गुजारना कितना अच्छा होता है। अब मोस्का चूंकि वो पैरासाइट तो है ही, फ्लाई तो वो है ही, तो वो सोचता है कि ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो हम गेम खेल रहे हैं, अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूं इसी तरह से तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों मोस्का के दिमाग में भी कहीं ना कहीं अपने मालिक को दगा देना और अपने मालिक के साथ में जो है बेईमानी करना आ जाता है। अब जैसे ही ये सब लोग आते हैं, वोल्टोर, कोरबेशियो और कोरविनो, तो मोस्का से कहते हैं कि मोस्का ये सब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी तो हमारे नाम होनी थी, तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कैसे हो गई। तो यहाँ पर मोस्का के अंदर तो घमंड आ गया है, ठीक है। तो मोस्का कहते हैं कि नहीं, मालिक अब हम हैं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी है।
अब मोस्का अपना दावा करता है और ये तीनों लोग अपना दावा करते हैं, तो ये मामला इतना बढ़ जाता है कि वोल्पोनी को वापस आना पड़ता है ताकि वो मामले को सुलझा सके और वो ये बता सके कि ये तो केवल एक गेम था, एक चाल थी, ये चेक करने के लिए कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ है। लेकिन जैसे ही वोल्पोनी वहां पर आता है तो वो मोस्का से कहता है कि मोस्का ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो और इस सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दो। लेकिन अब मोस्का ही प्रॉब्लम बन जाता है। मोस्का कहता है कि नहीं, अब ये कन्फ्यूज़न ही रहेगा और मैं प्रॉपर्टी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सब लोगों को ये पता चल चुका है कि वोल्पोनी तुम मर चुके हो और अगर अब तुम भी कुछ कहोगे तो तुम भी फंस जाओगे, तो इसलिए बेहतर यह है कि तुम मुझे ही मालिक बना रहने दो। तो अब ये कैसे हो सकता था कि वोल्पोनी अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि वोल्पोनी तो खुद अपना आप में एक लोमड़ी था, एक फॉक्स था, वो तो नहीं छोड़ सकता था। तो ये मामला जब बढ़ता चला गया, मोस्का ने अपने दावे को वापस नहीं लिया, अपना क्लेम ही करता रहा, तो ये मामला दोबारा से कोर्ट में चला गया। अभी वहां से पूरी तरह से सुनवाई हुई भी नहीं थी कि दोबारा से फिर ये लोग वहां चले जाते हैं और वोल्पोनी कोर्ट में जाकर कहता है कि देखिए, मैंने ऐसे ऐसे ये प्लानिंग कराई थी, मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं क्या करूं कि मोस्का मेरी ही प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा है। अब तक तो कोर्ट बुनेरियो और सीलिया को ही जो है मुजरिम समझ रहा था, लेकिन अब पहली बार ये मामला बदल जाता है और यहाँ पर वोल्पोनी और इन दूसरे लोगों को इसका मुजरिम ठहरा दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि वोल्पोनी ने इतना बड़ा काम किया था, तो दोस्तों उसको कोर्ट जो है मौत की सज़ा सुना देता है कि उसकी सज़ा मौत है, उसने इतना बड़ा कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट किया। दूसरी ओर मोस्का को वहां से जिला वतन कर दिया जाता है कि यहाँ कहीं आसपास भी नजर नहीं आना है, जिला वतन कर दिया जाता है। 2 हो गए। तीसरा आता है वोल्टोर, जो कि एक वकील था, तो कोर्ट उसका जो लाइसेंस है उसको जब्त कर लेती है, उसको रद्द कर देती है। 3 हो गए। अब चूंकि कोरविनो ने अपनी वाइफ के साथ में अच्छा सलूक नहीं किया था, तो इसको मजबूर किया जाता है कोरविनो को कि वो अपनी वाइफ को तलाक दे, सीलिया को तलाक दे, और यहाँ पर कोरविनो सीलिया को तलाक दे देता है। ठीक है, और जो दूसरा कैरेक्टर बचा कोरबेशियो चूंकि बुढ़ापे की हालत में था और अपने बेटे बुनेरियो को वो अपनी जो है संपत्ति से बेदखल कर रहा था, तो उसको कहा जाता है कि अपनी सारी संपत्ति बुनेरियो के नाम करो और तुम फ्री हो जाओ। तो ये इस तरह से कैरेक्टर हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा जो आपको जानना है, कुछ कैरेक्टर हैं जैसे कि सर पोल्टिक्स वुडबी और लेडी वुडबी पेरेग्रिन। ये यहाँ पर एक छोटा सा पिलोट इनका भी है। यहाँ पर कुछ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सर पोल्टिक्स वुडबी हैं और पेरेग्रिन, ये दोनों भी एक जेंटलमैन हैं और रिच बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं ये दोनों। और ये क्या करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, कुछ जो इधर उधर की जो संपत्ति पड़ी रहती है, कुछ प्रॉपर्टी पड़ी रहती हैं, इनको तुर्कों को बेच देते हैं, क्योंकि तुर्कों को हम बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो जो झगड़े की प्रॉपर्टी है, किसी और की जो प्रॉपर्टी है, वो हम तुर्कों को बेचेंगे और इससे हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। अब चूंकि ये दोनों एक साथ में ही प्लानिंग कर रहे हैं, सर पोल्टिक्स वुडबी और पेरेग्रिन, तो ये यहाँ पर जो लेडी वुडबी है, जिसको हमने पैरेट कहा था शुरू में, इसका माने होते हैं पैरेट के, तो लेडी वुडबी कहीं ना कहीं ये समझ लेती है कि ये जो पेरेग्रिन है ये एक लेडी है ना, वो उसको एक लेडी समझती है और वो सोचती है कि लेडी है और इसने एक मर्द का रूप धारण किया हुआ है और मेरे हस्बैंड सर पोल्टिक्स को बेवकूफ़ बना रही है। तो उसके माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर होता यह है कि ये दोनों बैठे हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, और इसी प्लानिंग के बीच में यहाँ पर लेडी वुडबी आ जाती है, जहाँ पर लेडी वुडबी को पेरेग्रिन पर बहुत ज़्यादा शक हो जाता है एक लेडी होने का। जब ये मीटिंग चल रही होती है, ठीक उसी समय यहाँ पर मोस्का भी आ जाता है और मोस्का से लेडी वुडबी अपनी बात शेयर कर देती, क्योंकि वो तो पैरेट है, सबसे अपनी बात बता देती है। तो लेडी वुडबी जब मोस्का से बता दे कि देखिए पेरेग्रिन मेरे हस्बैंड को सिड्यूस कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, अपने वश में कर रही है, तो यहाँ पर मोस्का कहता है कि नहीं नहीं, अरे ये तो मर्द ही है, ठीक है ये मर्द है, लेकिन तुम्हारी जो वाइफ को, तुम्हारे हस्बैंड को जो रियल में सिड्यूस कर रही है वो ये नहीं है, बल्कि वो है सीलिया। ठीक है, अब चूंकि
सीलिया जो है वो वोल्पोनी के खिलाफ थी, वहाँ पर वोल्पोनी के खिलाफ वो गवाही दे रही थी। तो यहाँ पर ये इसको खिलाफ कर देता है सीलिया के, कि सीलिया है लेडी जो तुम्हारे हस्बैंड सर पॉलिटिक्स वुडबी का बेवकूफ़ बना रही है और उसको सिड्यूस कर रही है। और लेडी वुडबी को हम दूसरी जगह देख सकते हैं कि जहाँ पर बुनेरियो आ जाता है, वहाँ पर बुनेरियो खड़ा हुआ होता है, यानी उसको छुपा देता है मॉस्का, तो वहाँ पर भी लेडी वुडबी आती है। लेडी वुडबी वहाँ पर आकर बस बोलना शुरू कर देती है और वहीं पर मॉस्का उसको कहता है कि तुम यहाँ पर जो है इधर उधर अपना दिमाग लगा रही हो और घर जाकर देखो तुम्हारे हस्बैंड सर पॉलिटिक्स वुडबी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में जो है रंगरलियां मना रही हैं। तो वो बेचारी वहाँ से भाग जाती है। तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि इसके हस्बैंड सर पॉलिटिक्स वुडबी किसी के साथ अफेयर में हैं। ठीक है, छोटा सा पिलोट था। तो दो जगह हमने इसको देखा। लेडी वुडबी पहले आती है वोल्पोनी के घर में, जहाँ पर आकर बोलना शुरू कर देती है। तो मॉस्को उसको घर भेज देता है कि घर जाकर देखो तुम्हारे हस्बैंड एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में है। ये सीन क्लियर है। दूसरा सीन, ये घर में बैठे हुए थे और वहाँ पर भी लेडी वुडबी को लग रहा है कि ये पेरेग्रीन भी एक लड़की है जो उसके हस्बैंड को सीड्यूस कर रही है। यहाँ पर मॉस्को भी उसका ये कन्फ्यूजन क्लियर करता है कि ये तो मर्द ही है पेरेग्रीन तो, लेकिन सीलिया है जो उसके मर्द को सीड्यूस कर रही है। दो प्रेजेंटेशन हो गई। तीसरी जगह हम इनको कोर्ट में भी देख सकते हैं, जहां पर पेरेग्रीन है और सर वुडबी भी हैं और लेडी वुडबी भी हैं। अब चूंकि मॉस्को ने ये पहले ही बताया हुआ है इसको लेडी वुडबी को कि सीलिया उसके हस्बैंड को सीड्यूस कर रही है, अब तो सीलिया भी वहीं पर है और सीलिया के खिलाफ गवाही देनी है, उसके पक्ष में गवाही देनी है। तो वहां पर भी लेडी वुडबी सीलिया को ही मुजरिम ठहराते हुए उसके खिलाफ गवाही दे देती है। तो ये छोटा सा एपिसोड था, छोटे से माइनर कैरेक्टर हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी हो गया है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।